नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग गति पर चर्चा करेंगे। गति जिसे अंग्रेजी में मोशन कहा जाता है। मोशन क्या होता है, यानी गति क्या होता है, ये तो बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और लगभग सभी लोग समझते हैं कि गति क्या होता है। आप भी समझते हैं कि गति क्या होता है। अगर मैं सही हूँ तो गति का मतलब आप यही समझते हैं कि जब वस्तु एक स्थान से दूसरी स्थान जा रही होती है तो कहते हैं कि वह गति करती है। ठीक भी है कि वस्तु जब एक स्थान से दूसरी स्थान जाती है नहीं, जा रही होती है तो कहते हैं कि गति कर रही है। लेकिन फिजिक्स के नज़रिए से गति को परिभाषित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना कहना कि वस्तु गति जा रही है तो गति कर रही है, यह फिजिक्स के नज़रिए से पर्याप्त नहीं है। फिजिक्स में इसको वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कहा जाता है कि गति किसे कहते हैं। कोई पूछे तो क्या कहेंगे? तो गति को सुनिए और सोचिएगा आपके कहने में और फिजिक्स में क्या अंतर है। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि कोई वस्तु या पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो तो कहते हैं कि वह गति कर रहा है। तो किसके साथ? समय के साथ। किसमें परिवर्तन कर रहा हो? स्थिति में। स्थिति मतलब पोजीशन। जैसे हर चीज का अपना कहीं पोजीशन है, जहां स्टेबल होती है, खड़ी होती है, रहती है। जैसे चाक है, मेरी हथेली पर है, इसका पोजीशन मेरी हथेली पर है। अब समय के साथ मतलब समय बीतता जा रहा है और ये अपनी स्थिति बदल रही है, यानी हथेली से हट के जमीन पर जा रही है, नहीं जा रही है। अगर जा रही होती तो कहते गति में है, और यहाँ पर तो जा रही नहीं है तो इसलिए यह गति में नहीं है। गति में नहीं है को कहते हैं क्या? विरामावस्था में है। तो गति तो समझ गए, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि कोई भी पिंड की दो ही अवस्थाएं होती हैं, एक विरामावस्था और दूसरा गति अवस्था। ठीक है, तो आइए इस गति पर चर्चा आज करेंगे। तो अगर यहाँ पर कोई पिंड है और समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है तो हम कहते हैं कि यह गति कर रहा है, और समय के साथ स्थिति नहीं बदलता है तो कहते हैं गति नहीं कर रहा है। अब बात आती है स्थिति। तो पिछले वीडियो में जब हम आपको निर्देश तंत्र बताए थे तो इसकी स्थिति को हम मूल बिंदु से मापते थे। जैसे कि यह कार्टेशियन प्लेन है, यह मूल बिंदु हो गया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष से इसकी अपनी कुछ स्थिति होगी, यहाँ पर है टाइम, टी पर है, T1 टाइम पर। कुछ टाइम बीत गया, कितना टाइम? कुछ टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, उसको हम T2 से दिखा रहे हैं। टाइम बीतने के बाद वस्तु यहाँ पर आ जाती है। अब इसकी स्थिति बदल गई, अब इसकी स्थिति यह हो गई, तो दोनों स्थिति अलग अलग है। तो कहेंगे कि समय के साथ स्थिति बदल रहा है, इसलिए यह जो पिंड है वह गति कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहते कि गति नहीं कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि ठीक है, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके गति का अध्ययन कैसे करेंगे, स्टडी कैसे करेंगे? दरअसल में हम लोग गति का जब अध्ययन कर रहा होता है तो अध्ययन में क्या पता करते हैं कि वस्तु कितना तेज चल रही है, किधर जा रही है, उस पर बल कितना लगा है, त्वरण कितना है, वगैरह वगैरह काफी चीजों का अध्ययन करना होता है। तो गति का अध्ययन भौतिकी में एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, और उस सिस्टम को समझने के लिए गति के पैरामीटरों को जानना जरूरी होता है। अब गति के पैरामीटर क्या है? प्रचाल जिसको कहते हैं, अर्थात गति के
प्रचाल यानी पैरामीटर ऑफ मोशन। तो पैरामीटर ऑफ मोशन क्या होता है कोई पूछे तो आप बताएंगे कि गति के अध्ययन करने के लिए, ठीक है, जो जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उसे हम गति के प्राचाल कहते हैं या गति के पैरामीटर कहते हैं। बिना पैरामीटर की पूर्ण जानकारी रखे आप गति का अध्ययन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले गति में हम गति के प्रचालों से आपका परिचय कराएंगे। चलिए, गति के कौन कौन से प्रचाल हैं। प्रचाल में जो सबसे महत्वपूर्ण दो प्रचाल होते हैं, एक होता है स्थिति, ठीक है, और दूसरा होता है समय, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण प्रचाल होते हैं उसमें विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब प्रचाल गति में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा और भी प्रचाल हैं, लेकिन फिलहाल आप 11वीं के फिजिक्स में मूलभूत प्रचालों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं प्रचालों में से एक एक को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वह प्रचाल है दूरी एवं विस्थापन। दूरी व विस्थापन। तो आइएगा, ये दो प्रचाल हैं, एक दूरी है और एक विस्थापन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दूरी और विस्थापन एक हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगर आप 9वीं में पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से जानते होंगे, दूरी अलग राशि है और विस्थापन अलग राशि है। आइए इसको समझते हैं। ये हुआ है आपका घर, ये क्या हो गया, आपका घर हो गया, और यह हो गया जो है आपका स्कूल, ठीक है, यह आपका स्कूल हो गया। ये आपका क्या है, स्कूल है, और यह आपका क्या है, घर है। घर से स्कूल की दूरी जो है आपकी 5 किलोमीटर है। आप साइकिल उठाते हैं और घर से निकलते हैं, और घर से निकल करके स्कूल पहुंच जाते हैं। तो पहले आप कहाँ थे, घर पर, यहाँ थे, स्कूल पहुंच गए यहाँ पर। तो कहेंगे कि कितनी दूरी चले, तो 5 किलोमीटर। कहेंगे कि कितना विस्थापन हुआ, तो थोड़े देर के लिए आप कह सकते हैं कि 5 मीटर, लेकिन भौतिक विज्ञान के हिसाब से यह सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो रास्ता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। आपका रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा होकर के गया होगा, और एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ही विस्थापन और दूरी में अंतर पैदा कर देता है। तो दूरी को आइए पहले समझ लेते हैं और विस्थापन को समझ लेते हैं कि आखिर कैसे इतना ही स्कूल से घर का विस्थापन अलग होगा और स्कूल से घर की दूरी अलग हो जाएगी, कैसे। तो यह बात जो है दरअसल में दूरी और विस्थापन के परिभाषा में छुपी हुई है। दूरी की परिभाषा क्या है, दो बिंदुओं के बीच चले गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, इस बिंदु का नाम ए रख दे रहे हैं और इस बिंदु का नाम बी रख दे रहे हैं, और एक लड़के को कह रहे हैं बी पर पहुंचो, तो यह ऐसे गया, ऐसे घूमते हुए ऐसे पहुंचा, वो बी पर पहुंच गया। पूछा गया कि कितनी दूरी चले, तो क्या करेगा, इस रास्ते की लंबाई नापेगा। आए जो रास्ते की लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी, या उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। एक दूसरा लड़का आया, वो ऐसे गया, ठीक है, यह दूसरे लड़के का रास्ता है और यह दूसरे लड़के का पहले लड़के का रास्ता है। तो पहला लड़का भी ए से चल के बी पर पहुंचा, दूसरा लड़का भी ए से चल के बी पर पहुंचा।
ठीक है। लेकिन पहले ने ज्यादा दूरी चली और दूसरे ने कम दूरी चली। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले के पथ की लंबाई लंबी है, बड़ी है, दूसरे के पथ की लंबाई छोटी है, कम है। ठीक है। तो पथ की लंबाई जो होती है वह दूरी को डिनोट करती है, या पथ पर कितनी लंबाई चल चुके वही दूरी होगी। पथ के टेढ़ेपन से मतलब नहीं है। जैसे इसने ऐसे चला तो ज्यादा, इसने ऐसे चला तो कम। अब इसी में सोचिए, एक लड़का, तीसरा लड़का आया और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चला, बिल्कुल सीधा गया, या तीसरा लड़का तो यह भी ए से बी पर पहुंचा, लेकिन इसके द्वारा चली गई दूरी क्या है? सबसे कम है। ठीक है। और एक चीज और देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, तो ये सबसे कम जो दूरी होगी वही सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाएगी। ठीक है। तो सुनिएगा, दूरी किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच चले गए पथ की लंबाई को, दो बिंदुओं के बीच चले गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और जबकि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, जो सबसे कम दूरी है, जैसे यहां दो बिंदु बना दिए ए और बी, तो कहे कि सबसे कम दूरी कौन होगी? तो अधिक दूरी तो बहुत होगी, इधर से इधर ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते बी पर आएंगे, लेकिन सबसे कम दूरी स्ट्रेट लाइन होगी। और यह सबसे कम दूरी ही जो कहलाएगी वह क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा क्या हो गया कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी? न्यूनतम, कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब इसी उदाहरण में समझिए, अगर एक लड़का यहां से यहां तक गया और पूछा दूरी कितना चला, मान लीजिए अब 5 मीटर है इसकी दूरी, तो कहेंगे 5 मीटर चला। कहेंगे विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन भी 5 ही मीटर होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। विस्थापन की ये जो परिभाषा हमने बताया है कि दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, यह ठीक तो है लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। ये आपको समझाने के लिए था। विस्थापन की परिभाषा क्या है यह सुनिए। दो बिंदुओं के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश भी एक राशि होती है, पैरामीटर होता है, पोजीशन वेक्टर, जो हम आपको वेक्टर में समझाएंगे। यहां बस परिभाषा सुन लीजिए। दो बिंदुओं के बीच या दो बिंदुओं की स्थिति सदिश का अंतर उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। जैसे दो बिंदु हैं ए और एक बिंदु है यहाँ पर बी, कोई पूछे दोनों का विस्थापन दोनों के बीच कितने का है, तो क्या करेंगे? दोनों की स्थिति ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि इसकी स्थिति R1 है और इसकी स्थिति R2 है, तो ए से बी का विस्थापन कितना है, तो कहेंगे R2 माइनस R1। यह सदिश राशि है, तो सदिशों के बारे में अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, यह अभी गति में कोई टॉपिक नहीं बनेगा। लेकिन आप परिभाषा बताना हो तो यह वाला परिभाषा यदि याद रखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन उन दो बिंदुओं के स्थिति सदिश के अंतर के बराबर होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की स्थिति सदिश का अंतर उन दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन कहलाता है। तो ठीक है। अब दूसरा चीज जानिए, दूरी जो है एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। विस्थापन जो है सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है। कैसे? चलिए देखिए, जैसे हम पूछे कि ब्लैक बोर्ड की दूरी बताओ मुझसे, मैं ब्लैक बोर्ड से कितना दूर हूं, तो आप कहेंगे 1 फीट दूर हूं। दूरी कितनी है? 1 फुट। अब कहें ब्लैक बोर्ड से विस्थापन बताओ, तो कहेंगे कि ब्लैक बोर्ड से मेरा विस्थापन जो है 1 फुट आगे है। आगे दिशा बताना पड़ेगा कि 1 फुट आगे है विस्थापन।
मेरा विस्थापन बताना है कहाँ से, ब्लैक बोर्ड से। तो मैं ब्लैक बोर्ड से 1 फीट आगे हूँ। उल्टा सुनिए, विस्थापन का मुझसे कितना ब्लैक बोर्ड मुझसे कितना दूर विस्थापन है या मुझसे कितना विस्थापित है, तो कहेंगे कि ब्लैक बोर्ड मुझसे 1 फीट पीछे है। तो यह जो आगे और पीछे बता रहे हैं, ये दर्शन में दिशा बता रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे करके दिशा बताई जाती है, लेकिन फिजिक्स में जब चलते हैं तो कोण के आधार पर दिशा बताई जाती है। तो कोण वगैरह की बात और सदिशों की बात हम लोग फिर कभी किसी वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं दूरी एवं विस्थापन। तो चलिए, अब यहाँ एक लड़का है जो कि ए पर खड़ा है, उसका स्कूल जो कि यहाँ बी पर है, वह सुबह बैग लेकर के स्कूल जाता है 5 किलोमीटर दूर। कितना दूर जाता है? 5 किलोमीटर दूर। और फिर शाम को वह घर आ जाता है। कितना चलकर? 5 किलोमीटर। पूछा गया कितना दूरी चले, तो लड़का गया सुबह 5 किलोमीटर और शाम को आया 5 किलोमीटर। तो दूरी कितना चला? 10 किलोमीटर। लेकिन लड़के से पूछ दिया जाए विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन का एक तीसरा मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु गति में जब आ जाएंगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो शुरू में कहाँ था? यहीं पर। शाम को आगा कहाँ गया? यहीं पर। तो इसके बीच प्रारंभिक बिंदु यानी शुरू में जहाँ पर था, अंतिम बिंदु बाद में जहाँ पर आया, उनके बीच डिफरेंस कहाँ है, कितना है? तो भैया सुबह भी घर था, शाम को भी घर है, तो कहीं गया? नहीं गया। तो इसका विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब सदिश की बात करें, ये 0 कैसे हुआ? अगर यह इस दिशा में जाता है, इधर जाने को प्लस लेते हैं, और इस दिशा में आता है तो इधर को माइनस लेते हैं। सदिश रूप में पढ़े तब की बात कर रहा हूं। तो कहेंगे कुल कितना चला, तो जोड़ लेंगे कितना? -5 और +5, तो बराबर कितना विस्थापन हुआ? 0, यानी कोई विस्थापन नहीं हुआ। चलिए, दूरी और विस्थापन के बाद जो है हम अगले पैरामीटर को समझने से पहले गतियों के प्रकार को समझ लेते हैं। ठीक है, गति कितने प्रकार की होती है? तो गति 2 प्रकार की होती है। पहला होता है एक समान गति और दूसरा होता है असमान गति। तो नाम में ही है एक समान गति और एक असमान गति। क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है? चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। एक समान गति का मतलब होता है जब कोई पिंड समान समय में समान दूरी चलता है या तय करता है तो उसकी गति एक समान कहलाती है। लेकिन अगर कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। आइए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, और पहले सेकंड में जो है आपने 1 मीटर चला, यहाँ पहुंच गए। 1 सेकंड और बीता और दूसरे सेकंड जो है आप यहाँ 1 मीटर फिर चले। ठीक है, तीसरे सेकंड में 1 मीटर और चले। चौथे सेकंड में 1 मीटर और चले। यानी 1 सेकंड में 1 मीटर चलना है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चलना है। ये सेकंड और मीटर बदल सकता है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले। तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहेंगे। अब कह देंगे उदाहरण बताओ, एक समान गति कौन कर रहा है? तो लग रहा है कोई उदाहरण मुझे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज है, आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, अपवादों को छोड़ रहे हैं, तो आप जब बाइक चला रहे होते हैं और एक्सीलेटर को 40 पर ले जाके रोके हुए हैं, तो 40 पर है और एक बराबर गाड़ी चली जा रही है, उस समय उस बाइक की जो गति होगी वह एक समान कहलाएगी। ठीक है,
लेकिन जनरली ऐसा संभव तो है नहीं कि हमेशा 40 पर है, थोड़ा सा अप डाउन होता रहेगा। लेकिन हम मान लें कि कांटा जो है, स्पीडोमीटर जो है वह 40 पर ही रुका हुआ है, अप डाउन नहीं हो रहा है, तो उस समय गाड़ी की चाल जो होगी, गति जो होगी, एक समान गति कहलाएगी। ठीक है, चलिए असमान गति किसे कहते हैं? तो असमान गति के तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली हालत है। आप कोई भी गति देखिए वो सामान्यतः असमान गति ही होती है। पृथ्वी की गति को छोड़ दें, चांद की गति को छोड़ दें, सूर्य की गति को छोड़ दें, तो अधिकांश चीजें असमान गति ही करती हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल आप चालू करते हैं तो तुरंत 40 का स्पीड नहीं पकड़ लेता है, 0 से शुरू होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अरे इससे ज़्यादा मत जाइएगा, स्पीड कम ही रख के चलाया जाता है। ठीक है, आप भी सुरक्षित रहेंगे, गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। तो अभी मैं आपको बता रहा था एक समान गति और असमान गति। तो आपसे कोई पूछे एक समान गति किसे कहते हैं, तो कहिएगा जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी चलती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, और जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी चलती है तो उसको असमान गति कहते हैं। असमान गति को समझ लीजिए, मान लीजिए कि पहले सेकंड जो है 1 मीटर चला, फिर दूसरे सेकंड मतलब 2 सेकंड नहीं, अगला 1 सेकंड, और अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चला, फिर अगला 1 सेकंड और बीता, और कितना होगा, तीसरा सेकंड हो गया, और आधा मीटर चला, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो इसको क्या कहते हैं, असमान गति। यानी टाइम बराबर है, 1-1 सेकंड ही दे रहे हैं, याद रखिए 1 सेकंड में 1 मीटर, यहाँ नंबर डाल दे रहे हैं, 1 सेकंड कर दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी गाड़ी 1 सेकंड में 1 मीटर चली, फिर 1 सेकंड बीता तो पता चला 3 मीटर चली, फिर 1 सेकंड बीता ब्रेक मार दिए तो आधा मीटर चली। तो इस प्रकार के गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। तो चलिए एक समान गति और असमान गति के बाद अब हम कुछ और पैरामीटरों के बारे में जानते हैं। अगला पैरामीटर है आपका चाल व वेग। ठीक है, चाल और वेग को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि चाल और वेग में तात्क्षणिक चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग को भी परिभाषित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चाल किसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। तो कहते हैं ना बहुत स्पीड में जा रहा है। तो चाल का मतलब क्या होता है, चाल का मतलब होता है कि समय बीतने के साथ जो दूरी चलते हैं उस दूरी में यदि हम समय से भाग दे दें, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी में समय से, उस लगने वाले समय से भाग दे दें तो वह उसका चाल होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सिर्फ चाल कोई पूछे किसे कहते हैं, तो कहा गया कि मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, और कितने देर तक चली, टी समय तक चली, और टी समय में वह कितनी दूरी तय की, दूरी को यश से डिनोट करते हैं, यश से चली। तो दूरी में समय से भाग दे दें तो जो प्राप्त होगा उसे हम चाल कहेंगे। चाल को दिखाते हैं किससे, भी से। तो भी बराबर यश अपान टी। अब आते हैं इसको मैथ की भाषा में पढ़ते कैसे हैं। यह समय से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा भाग दे दिए, तो इसको कहते हैं प्रति एकांक समय में, या क्या दूरी, तो दूरी क्या की जाती है, चली जाती है। तो प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु टी समय में यश दूरी चलती हो तो उसकी चाल यश में टी से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। और इसको बोला जाता है कि किसी पिंड की चाल, ठीक है, किसी पिंड की चाल प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी के बराबर होती है। या इसी बात को घुमा कर कहें, किसी पिंड द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। आई बात समझ में, इसको आप ऐसे समझ लीजिए।
जैसे यह हाटा से, ठीक है, कप्तानगंज यहाँ तक, इनके बीच की दूरी जो है 20 किलोमीटर है, ठीक है। और हमने यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा दिया आधा घंटा। कितने घंटे? आधा घंटा। और दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। कोई पूछे बताओ मैं किस स्पीड से कप्तानगंज गया, हाटा से कप्तानगंज, तो कहेंगे मेरी चाल होगी v बराबर 20 बट्टा आधा घंटा ही लिखते हैं 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, कितना? 40 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको हम नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, यहां देखिएगा। तो 20 किलोमीटर अगर आधे घंटे में चले तो चाल कितना होगा? तो 20 बट्टे आधा घंटा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो बराबर 40। या किमी में है तो किमी, और या बट्टे मीटर में है तो प्रति मीटर। ये हमारी चाल हो गई 40 किमी प्रति मीटर। लेकिन याद रखिए का हाटा से हम कप्तानगंज आए होंगे तो एक ही स्पीड से आए होंगे नहीं, कहीं तेज चले होंगे, कहीं धीमा चले होंगे। तो ये तो यह चाल औसत चाल निकल आती है। औसत चाल के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ चाल की बात कर रहे हैं। अब आते हैं वेग की बात करेंगे। वेग किसे कहते हैं? देखिएगा, चाल और वेग में अंतर है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, यानी कि दूरी बट्टे समय। लेकिन वेग क्या होता है? वेग जो होता है विस्थापन बट्टे समय होता है। यह दूरी से दूरी को बता रहा है या विस्थापन को बता रहा है। विस्थापन दिशा होती है, सदिश होता है, उसमें दिशा होती है। उसी तरह वेग भी सदिश होता है, उसमें दिशा होती है। यानी कि वेग में बताना पड़ता है, चाल के साथ साथ दिशा भी बता देते हैं। तो इसको थोड़ा समझिए। समझना ये है कि पहले परिभाषा आप पता कर लीजिए क्या होता है, वेग किसे कहते हैं। तो जो हाल ये था वही हाल इसका भी होगा। एकांक समय में होने वाले विस्थापन, ठीक है, एकांक समय में होने वाले विस्थापन को हम वेग कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं किसी पिंड द्वारा, ठीक है, दिए गए समय में चली गई दूरी और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। दोनों का मात्रक एक ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अंतर बस ये है कि चाल जो है अदिश राशि है और वेग जो है सदिश राशि है। अर्थात वेग में दिशा होता है। एक दूसरा चीज और जान लीजिएगा, वेग में यह तो होता ही है, इसको चाल कहते हैं। यश को और एक्स को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, यह दूरी है या विस्थापन है। और आप भी जानते हैं अगर दो बिंदुओं के बीच कोई स्ट्रेट चल रहा हो, सीधा चल रहा हो, तो जो दूरी होगी वही विस्थापन भी होगा। तो वेग में चाल भी होता है, अगुणे दिशा होती है। आप ऐसे कह सकते हैं अगर वेग में से दिशा निकाल दिया जाए तो चाल बचेगा, और चाल में दिशा जोड़ दिया जाए तो वही चाल वेग बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और जानकारी चाहिए तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, फिर अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।